डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हम इसके 7th चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि आरएसएस की कार्यशैली क्या है एक संगठन के रूप में। ऊपरी तौर पर देखने में ये एक सांस्कृतिक संगठन लग सकता है, लेकिन अपनी विभिन्न शाखाओं के जरिए इसकी राजनीति में घुसपैठ लगातार जारी रहती है। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक बेहद संवेदनशील और अहम मुद्दे के बारे में, जो है कश्मीर मसला। इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के विचार हमारे मन में आते हैं कि आखिर कश्मीर मसला है क्या। कुछ लोग सरकार के रुख को सपोर्ट करते हैं और कुछ उसका विरोध करते हैं, तो ऐसा क्यों? असल वजह क्या है कश्मीर की समस्या के अब तक समाधान ना हो पाने की, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज हम इसके 8वें अध्याय यानी कि 8th चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक है कश्मीर मसला। उसके तहत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कश्मीर समस्या इस्लाम एवं मुसलमानों के कारण उत्पन्न हुई। इस प्रकार की भ्रांतियां या दुष्प्रचार अक्सर किया जाता है कि ये एक मुसलमानों द्वारा पैदा की गई समस्या है, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो कुछ और है। आजादी के समय भारत में 400 से अधिक रियासतें थीं, तो कश्मीर अकेली नहीं थी रियासत के तौर पर, उसके अलावा भी 400 से ज्यादा रियासतें यहां पर थीं। इन रियासतों के शासकों को 3 विकल्प दिए गए थे। पहला, वे भारत में विलीन हो जाएं। दूसरा, वे पाकिस्तान में विलीन हो जाएं। तीसरा, वे स्वतंत्र रहें। इन शासकों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वे भौगोलिक निकटता और रियासत की जनता की राय के आधार पर निर्णय लें। तो हालांकि जनता की कभी भी क्या पेशकश होती है, क्या राय होती है, वो राजे महाराजों सामंतों के लिए कोई मायने नहीं रखती, मगर फिर भी ये एक लॉ डाला गया था। अधिकतर रियासतों के मामले में यह मसला आसानी से निपटा लिया गया, किंतु हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर के शासक निर्णय लेने से हिचकिचा रहे थे। हैदराबाद एवं जूनागढ़ रियासतों को सैन्य कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर के शासक हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे और उनका स्वप्न था कि कश्मीर का इस प्रकार विकास हो कि वह एशिया का स्विट्जरलैंड बने। बहुत नेक ख्याल था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से यथास्थिति बनाए रखने की संधि की पेशकश की। पाकिस्तान तो इसके लिए राजी हो गया, किंतु भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके पहले कि इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय हो पाता, पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी आदिवासियों का भेष धरकर कश्मीर पर हमला बोल दिया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर घाटी से पलायन कर गए और उन्होंने दूतों के माध्यम से भारत सरकार से कश्मीर में सेना भेजने का अनुरोध किया। इस पर नेहरू ने कहा कि जब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक भारत किसी विधिक आधार के बिना किसी राज्य में अपनी सेना नहीं भेज सकती। इसके बाद एक विलीनीकरण संधि तैयार की गई और संविधान में अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर की जनता के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया। इस संधि का मुख्य बिंदु था 2 मुखिया 2 संविधान, अर्थात 2 प्रधान 2 विधान। तो 370 का अनुच्छेद क्या है वो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसको करने के पीछे की वजह क्या थी वो भी पता चल गई होगी। भारत सरकार के अधीन रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं मुद्रा आदि होते एवं शेष सभी मामले विधानसभा के कार्य क्षेत्र में होते। तो 2 प्रधान 2 विधान के तहत इस तरह की संधि हुई थी कि सारी डिफेंस और जितने भी फॉरेन मसले थे, विदेशी मसले थे, वो भारत सरकार देखती थी, और बाकी जो अंदरूनी मसले होते थे, जैसे कि स्टेट, मेरे ख्याल से स्टेट और सेंट्रल जिस तरह से काम करती हैं उसी तरीके से कुछ प्रावधान हुआ होगा।
लेकिन कश्मीरी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सुरक्षित रखते हुए मुझे तो वैसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। कश्मीर एक संसाधन संपन्न राज्य है और देश के बाकी राज्य जो संसाधन संपन्न थे, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उनकी आज क्या हालत है, मध्य प्रदेश भी शामिल कर लीजिए, उनकी आज जो हालत है वो हमसे छुपी हुई नहीं है। जितना साधन संपन्न राज्य है उतनी ही उसकी जनता गरीब है और शोषित है। यदि कश्मीर में अपनी जनता के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की संधि की तो इसमें क्या बुराई की उन्होंने? शायद उन्हें भारत सरकार की नीयत पर कभी भी भरोसा ना रहा हो कि वे कश्मीर का दोहन नहीं करेगा। इस प्रकार का समझौता होने के पश्चात भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजी, परंतु इसके पहले ही पाकिस्तानी सेना 1/3 कश्मीर पर कब्जा कर चुकी थी। नागरिक आबादी को बचाने के उद्देश्य से युद्ध विराम लागू कर दिया गया एवं मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार दोनों देशों की सेनाओं के कश्मीर से हट जाने के बाद वहां एक जनमत संग्रह किया जाना था, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर का नाम दिया और भारत के कब्जे वाले इलाके में प्रधानमंत्री एवं सदर रियासत नियुक्त किए गए। तो आज तक भी जो जनमत के जरिए लेने वाला फैसला था वो अभी भी नहीं हो पाया और कश्मीर की मौजूदा हालत क्या है ये भी हम जानते हैं। महीनों वहां पर लॉकडाउन रहा है, अभी तक भी पूरी तरीके से शायद वो नहीं खोला गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। अंदर की स्थिति क्या है वो बाहर अभी भी नहीं आ पाई है पूरी तरीके से। आने जाने पर भी बीच में रोक थी कश्मीर में, तो आखिर ऐसा क्यों? और उसके चलते कितनी तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं और कश्मीर फाइल्स और इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्री के जरिए तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने में सरकार का पूरा हाथ रहा है। तो सरकार इसे सांप्रदायिक मसले की तरह सुलझाना चाहती है जो सरासर गलत है। हालांकि मेरा मानना है, मेरी अपनी राय है कि यदि हर मसले को लेकर, अपने सारे सुरक्षा मसलों को लेकर कश्मीर भारत सरकार की तरफ हर बार देखता है तो विलय करने में, जनमत लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है। लेकिन जिस तरीके से उसका सांप्रदायिक रूप उसको देकर उसका विलय करने की कोशिश की जा रही है वो सरासर गलत है और मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर की स्थिति मुसलमानों के अलगाववाद के कारण और गंभीर हो गई। जनसंघ भाजपा का पूर्व अवतार ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह बलपूर्वक कश्मीर का भारत में विलय कर ले। वहां से के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 17 साल की सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। तो जो लोग ऐसी भ्रांति में हैं कि शेख अब्दुल्ला जो हैं वो बहुत करीबी रहे होंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों के, उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन लोगों के करीबी रहे होंगे, तो ये बात तो सीधे सीधे खारिज हो जाती है कि जब उन्हें 17 साल जेल में रखा गया। इस दौरान कश्मीर के प्रधानमंत्री के पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एवं सदर रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया और धीरे धीरे भारतीय संविधान के प्रावधान कश्मीर में लागू कर दिए गए। भारत सरकार ने कश्मीर के मामलों का पर्यवेक्षण करना प्रारंभ कर दिया और वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिन ब दिन कमजोर होती गई। इससे कश्मीरी युवकों के मन में अलगाव की भावना ने जन्म लिया। यहां तक कि वहां होने वाले चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हुए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुचारू संचालन न होने के कारण वहां आतंकवाद ने जोर पकड़ा और वहां की जनता ने असंतोष के नतीजे में जनता में आतंकवाद के प्रति समर्थन बढ़ता गया। तो ये भारत सरकार की
गलत नीतियों का परिणाम रहा जो वहां पर आतंकवाद इतना जोर पकड़ गया। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाना शुरू किया और हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। शेख अब्दुल्ला का दोबारा 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया, जिससे यह धारणा बनी कि भारत सरकार को कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है। 80 के दशक में देश में बढ़ती सांप्रदायिकता ने कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद की आग में घी का काम किया। इस बीच सांप्रदायिक तत्वों की चालों के चलते कश्मीरी पंडितों और स्थानीय मुसलमानों के सद्भावपूर्ण संबंध भी बिगड़ते गए और आतंकवादियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। तो इस बात की भी सोशल ऑडिटिंग की जानी चाहिए कि आखिर वो कौन से सांप्रदायिक तत्व थे जो दोनों की सद्भावना को ब्रीच कर रहे थे, उसे तोड़ रहे थे। अंतिम टॉपिक है, पंडितों का पलायन यह दिखाता है कि कश्मीर समस्या हिंदू मुस्लिम मसला है, जैसा कि कश्मीर फाइल्स में भी सीधे तौर पर दिखाया गया है कि यह हिंदू मुस्लिम समस्या है, जबकि असल हकीकत इसके पीछे कुछ और है। उसे जानिए अब, क्योंकि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। कुछ भी बोलने के लिए दूसरे की स्थिति में रखकर यदि आप उस चीज को नहीं समझ सकते तो शायद हमें और आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। कश्मीरियों की जो आज हालत है उसमें एक बार रहकर देखिए, लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना काल में, कुछ समय के लिए भी हमसे घर में टिका नहीं जा रहा था और महीनों महीनों जो कर्फ्यू की मार झेल रहे हैं उनका जनजीवन और शिक्षा किस तरीके से अस्त व्यस्त हो रही होगी इसका शायद हमें अंदाजा नहीं है। एक दिन की हड़ताल में हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो कश्मीरियों की जो हालत हो रही होगी क्या उसका अंदाजा है हमें? जब जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने पंडितों से पेशकश की कि यदि वे कश्मीर घाटी छोड़ना चाहें तो इसके लिए वे वाहनों की व्यवस्था करा देंगे। स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन जगमोहन के प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप पंडितों ने घाटी से पलायन किया और वे आज भी शरणार्थी शिविरों में कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों के मसलों को सांप्रदायिक मसला बनाकर पेश कर रही है, लेकिन उससे बेहतर यह होता कि शरणार्थी शिविरों की हालतों में सुधार किया जाना चाहिए था और कश्मीरी पंडितों के ससम्मान बसावट की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए था, जो सरकार नहीं कर रही है। इससे आप सरकार की सांप्रदायिक नियत पर सवाल खड़े कर सकते हैं। फिल्म बनाकर मसले को और ज्यादा उलझाने की बजाय उन मसलों को सुलझाने की तरफ कोशिश होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि आतंकवाद का शिकार होने वालों में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, जिसमें से कई मारे गए और कईयों को घाटी से पलायन करना पड़ा। मुझे याद है काफी बचपने में मैं वैष्णो देवी गई थी घूमने फिरने के इरादे से। तो वहां पर जो पिट्ठू होते हैं जो आपका सामान लेकर ऊपर चढ़ते हैं आपको दर्शन कराने तक, तो मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वे मुसलमान जब उनको चाय कॉफी खाने की पेशकश की गई तो उन्होंने खाने से साफ मना कर दिया कि अब जब हमें सवारी मिलती है तो हम माता रानी के दर्शन किए बगैर कुछ भी अन्न जल मुंह में नहीं रखते। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि एक मुस्लिम होते हुए भी, एक मुसलमान होते हुए भी उनकी एक हिंदू देवी में इतनी आस्था है कि दर्शन किए बगैर वो अन्न जल नहीं लेंगे। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। काफी पहले बचपन की बात थी, उस वक्त मैं आस्थावान हुआ करती थी, घूमने फिरने का भी शौक था, एक जिज्ञासा भी मन में थी कि आखिर ऐसा क्या है वहां पर, एक बार जाकर देखना चाहिए। तो ये भी कुछ ऐसे चीजें हैं। और वहां पर उस दौरान जब उनसे बातचीत हुई तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी सेनाएं उनको परेशान करती हैं, उनकी बहनों और बेटियों को घरों से उठाकर ले जाती हैं। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उन पर दबाव डाला जाता है मां बहनों को गिरफ्तार करके कि अपने बेटों को पाकिस्तानी फौजों के लिए भेजो।
तो अमूमन जो है पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहने वाले जो गांव के लोग हैं वो अपने बच्चों को भगा देते हैं और ज्यादातर लोग जो है वो वहां पर कटरा में नौकरी के लिए आ जाते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं, ये कोई कथा कहानी नहीं है। और आप में से भी बहुतों के इस तरह के एक्सपीरियंस रहे होंगे जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह समस्या मूलतः दो पड़ोसी देशों के बीच की समस्या है जिसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। कश्मीरी नेतृत्व के पास पाकिस्तान में विलीन होने का पूरा मौका था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई सर्वेक्षणों के अनुसार आज भी बहुत से कश्मीरी मुसलमान कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के खिलाफ हैं। तो बहुत से मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, उसमें विलीन नहीं होना चाहते। कश्मीर में स्वायत्तता के दमन के कारण ही आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है। अलगाव की भावना, पाकिस्तान के हस्तक्षेप और बाद में अफगानिस्तान से अलकायदा समर्थकों के आने के कारण बढ़ रही है। आज सुरक्षा बलों की दमनपूर्ण कार्यवाहियों के कारण स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो सरकार जो कहती है कि वो समस्या का समाधान कर रही है और जोर जबरदस्ती से उसको कर रही है, तो आप जानते हैं 2014 के बाद वहां पर पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जो पाकिस्तानी फौजों के खिलाफ नहीं किया गया था, वहां पर रहने वाले नागरिकों के ऊपर उस पैलेट गन को इस्तेमाल किया गया था, जिसका जो नतीजा था वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। उस कंटेंट को यदि सरकार द्वारा कंट्रोल ना कर लिया हो तो अभी भी वो सारी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल साइट्स पर आपको मिल जाएंगी। तो इस मसले का हल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो अगला उदाहरण है, कश्मीरियों को दबाने के लिए किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची आसिफा का बलात्कार किया गया हिंदू पुरुषों द्वारा, वो भी मंदिर में। और जब उसका शव मिला आसिफा का, तो उसके पिता का सबसे बड़ा जो बयान था वो यही था कि हमने आसिफा को हर जगह तलाशा लेकिन मंदिर में नहीं देखा, क्योंकि हमें लगा कि ये तो पवित्र जगह है और यहां पर कोई इतना गंदा काम कैसे करेगा। तो एक मुस्लिम होते हुए भी उनकी आस्था हमारे मंदिरों पर इतनी अडिग है, इतना पवित्र वो उसे मानते हैं कि वहां पर इस तरह का घृणित कार्य कोई कर सकता है, वे सोच नहीं सकते। और हिंदू लोग जो है वहां पर मंदिरों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, यह भी विचारणीय प्रश्न है। बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। इन मुद्दों पर इस वीडियो सुनने तक ही विचार मत कीजिए, और भी विचार मंथन कीजिए, इसे आगे तक इस पर बात कीजिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे जल्द भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन प्रश्नों को मथना ना भूलें। धन्यवाद।